हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग इस चैप्टर नंबर 1 को ख़त्म कर रहे हैं। इसका लास्ट लेक्चर नंबर 9 मैं अपलोड कर रहा हूँ आज, और आज ही ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट जो लेक्चर नंबर 8 था, उस लेक्चर नंबर 8 में मैंने आप लोगों को बताया था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। बताया था मैंने आप लोगों को, आप लोगों को खूब अच्छे से याद भी है। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, बताया था, जिसकी दिशा क्या होती है, -q आवेश से +q आवेश की ओर। क्या होती है इसकी दिशा? -q आवेश से +q आवेश की ओर। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद्युत द्विध्रुव के अनुप्रयोग। विद्युत द्विध्रुव के अनुप्रयोग, इसका टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो ये विद्युत द्विध्रुव के अनुप्रयोग हैं, इसमें मैं टोटल मिला के 3 अनुप्रयोग आप लोगों को करवाऊंगा इस चैप्टर में, और 3 में से कोई सा एक अनुप्रयोग आपको मेजर क्वेश्चन मिलेगा। 200% एग्जाम में आएगा ही आएगा, 200%। तो पहली एप्लीकेशन हम लोग इसकी स्टार्ट कर रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका सबसे पहला जो वर्ड है वो है विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव ड्रॉ करना आता है, डायग्राम बनाते हैं। विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है कि सर 2 बिंदु होते हैं, एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B, जिसमें पहले बिंदु पर आवेश मैंने माना क्या है, -q, दूसरे पर आवेश क्या माना, +q। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, 2a होती है। और यदि इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O हो, यदि इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O हो, तो A से O तक की दूरी स्मॉल a और O से B तक की दूरी भी क्या हो गई, स्मॉल a। मैंने आपको कल के लेक्चर में बोला था कि बच्चों हम लोग दूरी 2a क्यों लेते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। हम लोग जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो आसानी से हमारे समझ में बैठ जाए, और आसानी से समझ में बैठाने के लिए जो टर्म और जो राशियां हैं उन राशियों को ऐसे यूज करते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। और बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बहुत स्लोली आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब ये क्या कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव बन गया। इस विद्युत द्विध्रुव से मैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी बता सकता हूं। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? आप लोग कहोगे सर P बराबर किसी एक ध्रुव के आवेश का परिमाण और दोनों ध्रुवों के मध्य के विस्थापन के गुणन के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। इसको नाम दे दूं मैं क्या, इक्वेशन नंबर 1।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे? नहीं है, क्योंकि पिछले वीडियो में देखा है। अब आगे क्या कह रहा है? ये हो गया विद्युत द्विध्रुव पूरा यहाँ तक। ठीक, आगे अक्षीय रेखा। अक्षीय रेखा किसे कहते हैं भाई? तो अक्षीय रेखा किसे कहते हैं? दोनों ध्रुवों पर उपस्थित आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा। मिलाने वाली सीधी रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? अक्षीय रेखा। क्या बोला मैंने? दोनों ध्रुवों पर उपस्थित आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। और इस अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु, उस बिंदु को क्या माना मैंने कि अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु है। कौन सा बिंदु? P। लेकिन अक्षीय रेखा पर कहाँ है बिंदु P? तो मैंने बताया कि भाई द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर है। अक्षीय रेखा तो समझ में आ गई कि मिलाने वाली सीधी रेखा। अब उस पे बिंदु P कहाँ है? तो बिंदु P कहाँ है? उस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है, बिंदु P। वहां पर क्या है? उस बिंदु पर, यानी वो बिंदु P की स्थिति आ गई। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब निकलती है? जब उस पर आवेश +1 हो। भाई विद्युत क्षेत्र की अवधारणा क्या होती है कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाला जा रहा है उस बिंदु पर आवेश एकांक धनावेश होना चाहिए। पढ़ा है ना? कल के लेक्चर में बताया था मैंने, बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उस पर मैंने क्या लिए थे? एकांक धनावेश लिए थे। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या करना है? इस विद्युत द्विध्रुव यानी इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब तक क्या किया है मैंने? एक एक आवेश के कारण निकाले हैं। जब आवेश 2 आ गए या 2 से ज़्यादा आ गए तो क्या करूँगा? तो हम लोग क्या करेंगे? जितने भी आवेश हैं उन सब आवेशों के कारण उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्रों को जोड़ दूंगा। मतलब जैसे मैं निकालूं +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या होगा? कि बिंदु P पर आवेश +Q, बिंदु P पर आवेश +1 अपॉन R। R क्या है? इस +Q और बिंदु P दोनों के बीच की दूरी तो है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक R, ये दूरी है A, तो ये दूरी कितनी रह गई? R माइनस A। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये R माइनस A का स्क्वायर बराबर KQ अपॉन R माइनस A का स्क्वायर। और यदि मैं इसको वेक्टर रूप में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? KQ अपॉन R माइनस A का स्क्वायर इंटू, डायरेक्शन देखनी है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अकॉर्डिंग, और इसकी दिशा क्या होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की?
माइनस क्यू से प्लस क्यू, और इस प्लस क्यू आवेश के कारण दिशा आप कहोगे सर बाहर की ओर है, बी से पी की ओर। आवेश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दिशा में बाहर की ओर है, बाहर की ओर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी यही है या नहीं? इसकी दिशा क्या होती है? ए से बी, इसकी दिशा भी यही है, और प्लस क्यू आवेश के कारण दिशा भी यही है। तो दोनों की दिशा कैसी है? सेम, और सेम है तो उसको क्या मान दूं मैं? पी कैप, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में E1, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बीपी दिशा में। ठीक है, आ गया समझ? आगे देखें, अब किसके कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों P में कंफ्यूज मत होना, ये P तो है विद्युत द्विध्रुव के लिए और ये है बिंदु के लिए। ठीक है ना? अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसा कर दो, इसको बिंदु P की जगह मैंने क्या बोल दूं? कुछ भी बोल दो, बिंदु X बोल दो। तो यहाँ पे भी बिंदु X पर, यहाँ पे भी बिंदु X पर, कंफ्यूजन मिट जाएगा आपका। और ये दिशा क्या हो जाएगी? Bx। माइनस क्यू आवेश के कारण निकालो, वो क्या हो जाएगा? E2 बराबर के, यहाँ पे आवेश माइनस क्यू, X पर आवेश +1 अपॉन में क्या आएगा? दोनों के बीच की दूरी। यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक A है, तो टोटल दूरी क्या हो गई? R + A। क्या हो गई? R + A। तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं? R + A का स्क्वायर, और इसको क्या लिख दूँ मैं? मॉडुलस में। क्योंकि मैंने बोला था क्या कि माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र माइनस आता है वो माइनस बताता है विपरीत दिशा को, क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी, माइनस क्यू आवेश की ओर होगी। होगी या नहीं होगी? इसलिए इसको सदिश रूप देखूं तो क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन R + A का स्क्वायर इंटू, यहां पे डायरेक्शन क्या आ रही है? X से A, उल्टी दिशा, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बाहर की ओर होती है नहीं होती? तो यहां दिशा क्या होगी? माइनस P कैप, जहां माइनस क्या व्यक्त कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन को, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा को। किसको व्यक्त कर रहा है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा को। यहां दिशा क्या हो गई? X A। ठीक है बच्चों? अगर ये पैटर्न आप लोगों को डिफिकल्ट लगे तो जब मैं क्लास लूँगा तब इससे भी और सिंपल पैटर्न मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर दूंगा। या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ भाई ये पैटर्न हमको टफ लगा है, तो मैं दूसरे पैटर्न से आपको बता दूंगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सिर्फ ये क्या है? डायरेक्शन का खेल है। प्लस क्यू आवेश है, दिशा बाहर की ओर, और विद्युत द्विध्रुव की दिशा तुलना करनी है विद्युत द्विध्रुव की दिशा से। किसकी? विद्युत क्षेत्र की दिशा की। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी
माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, सेम डायरेक्शन हो गई ना। इसमें देखूं तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होती है, इधर की ओर। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, दोनों क्या हैं, उल्टी हैं। E2 और P। यहां देखूं तो E1 की दिशा प्लस क्यू से बाहर, आवेश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दिशा में, और P की दिशा भी इधर की ओर ही है। ये सेम डायरेक्शन है तो प्लस लिया, अपोजिट है तो माइनस लिया, ले लिया। अब क्या निकालना है, अब तो सर कुछ नहीं निकालना है इसमें, अब तो सिर्फ क्या निकालना है, बिंदु X पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, और X पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ E बराबर वेक्टर ऑफ E1 प्लस वेक्टर ऑफ E2। तो वेक्टर ऑफ E बराबर E1 की वैल्यू क्या है, KQ अपॉन R माइनस A का स्क्वायर P कैप, और इसकी डायरेक्शन, इसके माइनस को क्या कर रहा हूं, बाहर छोड़ रहा हूं, और बाहर छोड़ रहा हूं तो ये हो जाएगा माइनस KQ अपॉन R प्लस A का स्क्वायर इंटू P कैप। इसकी दिशा क्या हो गई, विद्युत द्विध्रुव की दिशा में। तो वेक्टर ऑफ E बराबर क्या हो गया, यहां से कॉमन आ गया, KQ अंदर बच गया 1 अपॉन R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का स्क्वायर इंटू P कैप। बच गया ना बच्चों। आगे सॉल्व करें तो वेक्टर ऑफ E बराबर KQ इंटू, यहाँ एलसीएम लो, क्या आ जाएगा, R माइनस A का स्क्वायर इंटू R प्लस A का स्क्वायर। यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा R प्लस A का स्क्वायर माइनस R माइनस A का स्क्वायर इंटू P कैप। अब इसको सॉल्व करते हैं, वैसे मैथमेटिक्स का पोर्शन है फिर भी मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। क्या है स्टेप, R प्लस A का स्क्वायर माइनस R माइनस A का स्क्वायर, होल स्क्वायर खोल दो, A प्लस B का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A माइनस B का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। सॉल्व करो, प्लस 2AR माइनस से गुना करो, माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AR, R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर गया, कितना बच गया, 4AR बच गया। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ E बराबर KQ इंटू 4AR अपॉन, ये क्या रह गया, A माइनस B इंटू A प्लस B। आप कहोगे सर ये तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया, एकदम सही। तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू P कैप। हो गया ना बच्चों। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है क्या, नहीं कर पड़ रही है। चलें तो आगे। अब देखो बच्चों, मैंने बताया था कि आप लोगों को A क्या है, A क्या है, A इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य की दूरी है, और विद्युत द्विध्रुव के मध्य की दूरी बहुत कम होती है, अत्यल्प होती है, बताया था ना। और मान क्या बताया था उसका, एंगस्ट्रॉम। तो A एक बहुत अल्प राशि है, यानी लगभग 10 की घात माइनस 10 मीटर की, और इसका वर्ग करूं तो
आप कहोगे सर ये हो गया 10⁻⁻20 मीटर। मान छोटा हुआ बड़ा हुआ? छोटा हो गया ना, कि नहीं हुआ? और आर तो सर कुछ दूरी तो मानोगे, यदि एक भी मानी या दो मानी तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, मान बढ़ेगा। और इसके जैसे जैसे वर्ग बढ़ाऊं वैसे वैसे मान कम होगा या नहीं होगा? तो फिर क्या करूं भाई? तो सर इसको ऐसे कर दो, क्योंकि आर का मान ज़्यादा है किससे? ए से, इसलिए आर स्क्वायर का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा किससे? ए स्क्वायर से। तब ए स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर, क्या मानने पर? नगण्य। और नगण्य मान लोगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर के, हो जाएगा ना? तो स्टेप क्या हो जाएगा? स्टेप हो जाएगा वेक्टर ऑफ ई बराबर, इस ऊपर वाले अंश को ऐसा बना दूं क्या? आप लोग कहोगे हाँ सर बना दो, हाँ सर बना दो। अगर मान लो इसको वेक्टर रूप में लिखना पड़े तो यहाँ वेक्टर होगा और यहाँ भी वेक्टर होगा, लेकिन फिलहाल उसकी आवश्यकता नहीं है। तो क्या कर दूं इसको? 2k q इंटू 2a इंटू आर। देखो 2 दूनी 4 हो गया, k है, q है, a है, r है। बस तोड़ दिया। कैसे? q इंटू 2a अलग दिख जाए, समीकरण 1 का उपयोग हो जाए, अपॉन ये क्या बच गया? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को तो मैंने क्या माना है? आर स्क्वायर माना है। तो ये क्या हो गया? आर स्क्वायर का होल स्क्वायर डॉट पी कैप हो गया ना? तब समीकरण 1 को उपयोग कर लें, क्या हो जाएगा समीकरण 1 से? वेक्टर ऑफ ई, ये तो नोट हो गया ना आप लोगों का? इसको साफ कर दूं मैं इधर से? नहीं हुआ हो तो थोड़ा सा बैक करके स्टॉप कर लेना, सॉल्यूशन में चाहिएगा अपने को, तो इसको मिटा देता हूं मैं। एक से क्या हो जाएगा? वेक्टर ऑफ ई बराबर हो जाएगा 2k आर वेक्टर ऑफ p अपॉन r की पावर 4 p कैप। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? समीकरण 1, और समीकरण 1 को वेक्टर रूप में लिखें तो इसके ऊपर वेक्टर आ जाएगा, फिर ऊपर सबके ऊपर वेक्टर लगा देना ए पे। विस्थापन ही तो है, ठीक है ना? कि नहीं है? ये लो, यहां पे नहीं लगाता मैं। वेक्टर ऑफ ई बराबर 1 आर से 1 आर कट जाएगा, 2k अपॉन आर क्यूब डॉट पी कैप। अतः लगा दो वेक्टर, अतः वेक्टर p व वेक्टर e समान दिशा में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि p कैप मेरा पॉजिटिव है और उसकी दिशा क्या होगी? -q आवेश से +q आवेश की ओर, -q2 +q हो जाएगा ना? अब इसमें एक चीज और आती है कि भाई E और R के बीच में एक वक्र खींचो। तो इस अक्ष को मैंने R मान लिया, इसको क्या मान लिया मैंने? E। तो ग्राफ कैसा आएगा? व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि E प्रोपोर्शनल है किसके? 1/r³ के।
तो जो E एक सदिश राशि है ये निर्भर कर रही है किस पर? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। ठीक है, इस पे जो साइन है वो साइन डिपेंड करेगा वेक्टर P पर। अगर P की दिशा में होगा E तो धनात्मक होगा, और यदि विपरीत होगा तो ऋणात्मक होगा। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आप लोगों को नहीं है? हम लोग चाहे ना तो ये वेक्टर को वहीं ख़त्म कर सकते हैं, डायरेक्ट चिन्ह यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके को मैं तब बताऊंगा जब आप लोग कमेंट में लिखोगे मुझे। बाकी ये तरीका दी बेस्ट है, ज़्यादा बेटर पैटर्न है ये। ठीक है ना? अगर आप लोग मान लो ये कहते हो कि सर ये वेक्टर P समझ नहीं आया, तो मैं तो ये कहूँगा यहाँ वेक्टर लगा दो। ठीक है भाई, यहाँ वेक्टर लगा दो, यहाँ वेक्टर लगाओ, यहाँ लगाओ और यहाँ लगा दो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स है, कैसे भी तोड़ो मरोड़ो लॉजिक सही होना चाहिए। जो हमारा लॉजिक है वो लॉजिक सही होना चाहिए, कैसे भी तोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले पैटर्न से, और फिर अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वापस इस तरीके से करके देख लेना, जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब अगला टॉपिक चलता हूँ मैं। अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग उस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और दोनों ही तरीके से उसको रफ कॉपी में सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा आता है वो आता है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, वीडियो पूरा ही देखें। अगर अधूरा वीडियो छोड़ दिया तो उसका जिम्मेदार मैं कतई नहीं हूँ। कम से कम एक ही चीज़ को 2 बार देखना ही पड़ेगा। 2 बार देखोगे तब उसमें इसकी जो बारीकियाँ हैं वो निकल के आएंगी। 2 बार रफ में सॉल्व करके फिर एक बार बिना देखे सॉल्व करके देखना। एक बार हो गया तो चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव के एप्लीकेशन आगे और पढ़नी है मुझे अगले चैप्टर में, तो यहीं क्लियर कर लोगे ज़्यादा बेहतर है। अगले चैप्टर में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 2 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, देखें, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप कहोगे सर वापस पहले क्या बनाओ, विद्युत द्विध्रुव बनाओ। मैंने भाई ये विद्युत द्विध्रुव बना दिया, एक बिंदु A दूसरा बिंदु B, इस पर आवेश -Q, इस पर आवेश +Q, दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, 2a हो गई। मध्य बिंदु O हो गया, तो ये दूरी क्या हो गई A, और ये दूरी भी क्या हो गई A हो गई। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें काम क्या आएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण काम आएगा, तो उसको लिख दिया मैंने, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q × 2a। किसी एक ध्रुव के आवेश का परिमाण और दोनों ध्रुवों के मध्य का विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसकी दिशा -Q आवेश से +Q आवेश की ओर, यानी A से B में। ठीक है, अब ये कह रहा है, यहां तक तो पिछला टॉपिक है सर, लास्ट टॉपिक अभी जो मैंने वीडियो देखा वहीं से समझ में आ गया, वहीं से मैंने इतना डायग्राम तो ड्रॉ कर दिया। अब कह रहा है निरक्ष रेखा। निरक्ष रेखा किसे कहते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। निरक्ष रेखा, निरक्ष रेखा होती है, ध्यान से सुनना, इस
विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, क्या बोला? इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O पर खींची जाने वाली इस विद्युत द्विध्रुव के लंबवत रेखा, इस विद्युत द्विध्रुव के लंबवत रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? निरक्ष रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? निरक्ष रेखा। परिभाषा क्या हो गई? विद्युत द्विध्रुव के लंबवत मध्य बिंदु O पर खींची गई लंबवत रेखा निरक्ष रेखा कहलाती है। अब क्या कह रहा है? निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु मतलब बिंदु X कहाँ है? इस मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर है। लोकेशन तो बतानी पड़ेगी ही, तो मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र के लिए इस पर आवेश +1 मानूं। भाई विद्युत क्षेत्र का नाम आया नहीं और मैंने आवेश +1 माना नहीं। जैसे ही विद्युत क्षेत्र आया मैंने आवेश +1 मान दिया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, निकाल देंगे। पिछला तरीका है कैसे? पहले निकालो किसके कारण? +q आवेश के कारण। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E1 बराबर या मॉड ऑफ E1 बराबर क्या हो जाएगा? K आवेश यहाँ पे +q ऊपर +1 अपॉन r²। r क्या होता है? P नहीं x। बिंदु x और बिंदु B दोनों के मध्य की दूरी के लिए दोनों को क्या कर दिया मैंने? मिला दिया। और दोनों को मिलाया तो ये दूरी A है, ये रेखा है लंबवत, ये A ये R, तो ये भुजा क्या हो गई? कर्ण। और कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? √r² प्लस a²। √r² प्लस a² का होल स्क्वायर यानी कि KQ अपॉन r² प्लस a²। समीकरण नंबर 2। दिशा क्या होगी? आवेश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दिशा में बाहर की ओर, यानी कि ये दिशा होगी E1 की। BX होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पैटर्न है पिछला वाला कौन सा P कैप वाला, उसको मैं इसी में आगे बता दूंगा। पहले इस तरीके से कराता हूं, ठीक है बच्चों। अब मान लिया यहां पे कौन कितना बन गया? थीटा। तो इस वेक्टर E1 ने भी क्षैतिज से कितना कोण बनाया होगा? थीटा ही बनाया होगा। बनाया है कि नहीं बनाया? बनाया है। अब देखें किसके कारण निकालूं? -q आवेश के कारण। तो -q आवेश के कारण बिंदु P
पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ E2 बराबर K इंटू माइनस क्यू इंटू +1। समझ में आ गया, यहाँ आवेश -q, यहाँ आवेश +1, बिंदु P नहीं बिंदु X, अपॉन बीच की दूरी। दूरी क्या होगी, A को X से मिला दो, ये दूरी A है, ये R है, तो ये वही सेम हो गई, √r² प्लस A², √r² प्लस A² का होल स्क्वायर। मॉडुलस है तो माइनस खत्म हो गया, KQ अपॉन R² प्लस A²। ये हो गया क्या, समीकरण नंबर 3। दिशा क्या हुई, दिशा होगी -q, आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो अंदर की ओर। आवेश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दिशा में अंदर की ओर, तो ये दिशा होगी किसकी, E2 की। और ये भी यहां से कितना कोण बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। तो इसकी दिशा क्या हुई, x a हो गई ना। लेकिन दोनों के परिमाण बराबर हैं परिमाण बराबर। अक्षीय वाले में परिमाण बराबर नहीं थे, ठीक है ना। एक के हर में आ रहा था r-a का स्क्वायर और दूसरे के हर में आ रहा था r+a का स्क्वायर। लेकिन यहाँ दोनों के परिमाण कैसे हैं, बराबर हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो जटिल समस्या आ रही है, वो समस्या आ रही है कि सर बाकी सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन विद्युत क्षेत्र थीटा कोण पर आ रहा है। और जब विद्युत क्षेत्र थीटा कोण पर आ रहा है तो थीटा कोण पे तो हमने कभी बल ही नहीं निकाले, खाली थीटा पे तो हमने उसको क्या किया था, घटकों में वियोजित किया था। तो यहाँ पे भी कर दो, कौन सा टैक्स लग रहा है। तो ये थीटा बना रहा है इस भुजा से, तो इसका ये घटक हो गया क्षैतिज। क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा वेक्टर E1 का, E1 sin थीटा। इस E2 का क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा हो जाएगा। sin थीटा के मान क्या होंगे दोनों के लिए, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा r, अपॉन कर्ण क्या है, √r² प्लस A²। तो जो दोनों घटक हैं E1 और E2, दोनों के परिमाण तो पहले से ही बराबर हैं। मॉड ऑफ E1 बराबर है किसके, मॉड ऑफ E2 के। साइन थीटा भी बराबर हैं दोनों के, और दोनों एक ही रेखा पर क्रियाशील हैं, एक ही बिंदु पर क्रियाशील हैं। तो ये दोनों बल क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। क्यों, क्योंकि दोनों के परिमाण बराबर हैं, दिशा विपरीत है और एक ही बिंदु पर क्रियाशील हैं। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो बचेगा कौन सा, आप कहोगे सर दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की, तो दोनों के परिमाण जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों की दिशा समान है, एक ही बिंदु पर क्रियाशील हैं
और दोनों के परिमाण भी बराबर हैं। तो बिंदु x पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? E बराबर होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 दोनों के मान बराबर हैं, है ना बराबर? तो ये दोनों के मान भी कैसे होंगे? बराबर होंगे, चूंकि E1 cos थीटा बराबर है E2 cos थीटा के। तो इसको मैं क्या लिख दूं? इसको लिखता हूं मैं E एट निरक्ष, और इन दोनों को बराबर मान लूं किसके? E के। तो ये क्या हो गया? 2E cos थीटा। E का मान क्या है? दोनों में से किसी का उठा के लिख दो, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा। चूंकि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? आधार आप बोलोगे सर A है, और कर्ण, कर्ण तो जग जाहिर है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो इसको लिख देता हूं एज इट इज। अब जब कोई राशि अंडर रूट में होती है तो उसके ऊपर घात कितनी होती है? 1/2। तो इसको क्या कर दूं? 2k, इसको सॉल्व कर दूं ना? याद आ गया पिछला स्टेप? q इंटू 2a अपॉन ये क्या हो गया? देखो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यहाँ पे तो घात 1 है, इसके गुना में है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर जिसकी घात 1/2 है। और जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ क्या लिख दूँ? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 लिख दिया। आगे चलें, आगे चलें तो आप लोग कहोगे सर अभी तो स्टेप और बच रहे हैं इसमें। क्या बच रहे हैं? कि भाई जो R है उसका मान ज़्यादा है A से, आपने पिछले वाले में ही बताया था। तो R स्क्वायर का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा A स्क्वायर से, अतः A स्क्वायर को नगण्य मानने पर किसकी तुलना में? R स्क्वायर की तुलना में। और इसको नगण्य मान लूँगा तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लगभग बराबर हो जाएगा R स्क्वायर के, हो जाएगा ना? और लगभग बराबर हो जाएगा तो ये स्टेप क्या बन जाएगा? E एट निरक्ष बराबर हो जाएगा। ये तो आ गया कहाँ से? चलो इसको तो बाद में करते हैं थोड़ा सा। Q इंटू 2a अपॉन ये क्या बच जाएगा? R स्क्वायर की पावर 3/2। इसकी जगह R स्क्वायर लिख दिया और घात कितनी है? 3/2। Q इंटू 2a समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? E एट निरक्ष बराबर KP अपॉन R क्यूब। सदिश रूप में वेक्टर ऑफ E एट निरक्ष बराबर, इसकी दिशा बता दो आप मुझे। ये जो विद्युत क्षेत्र यहाँ निकाला इसकी दिशा क्या है? आप कहोगे सर इसकी दिशा है इधर की ओर, ये डायरेक्शन है सर इसकी, तो है भी की। और P की दिशा क्या है?
आप कहोगे सर P की दिशा तो ये जा रही है -q से +q, और E जा रहा है मेरा इधर की ओर, तो दिशा कैसी है इनकी? आप कहोगे सर विपरीत है। तो सदिश रूप बनाऊं तो दिशा किसकी देखनी है? E और P में, और यहां दिशा कैसी आ रही है? विपरीत आ रही है। तो क्या करना है? सर माइनस लगा दो उसमें P कैप लगा के, वही काम मैं कर देता हूं। K वेक्टर P अपॉन R³ डॉट माइनस P कैप हो जाएगा ना। या तो ऐसे लिख दो, और ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, तो कैसे लिखेंगे? कहां पे लिखे? यहां लिख देता हूं इस बॉक्स में, वेक्टर ऑफ E एट निरक्ष बराबर हो जाएगा किसके? -KP अपॉन R³ डॉट P कैप हो जाएगा ना। माइनस समझ में आ गया क्यों आया? क्योंकि E और P दोनों की दिशा कैसी थी? विपरीत थी। ठीक है, यहां नेगेटिव समझ में आ गया क्यों आया है? आ गया। अब क्वेश्चन ये कहे कि अक्ष और निरक्ष में क्या संबंध होता है? अक्ष और निरक्ष में अगर कोई संबंध पूछ ले तो संबंध देखें हम लोग एक सेकंड। जब अक्ष और निरक्ष में रिलेशन देखना है तो हम लोग फाइनल स्टेप देखें तो अक्षीय रेखा पर E एट अक्ष बराबर क्या था? 2KP अपॉन R³ था। और E एट निरक्ष क्या है? KP अपॉन R³ है या नहीं? तो मुझे क्या देखना है? दोनों में संबंध देखना है। तो क्या आ जाएगा? E एट अक्ष बराबर 2 इंटू KP अपॉन R³। इसको ऐसे कर दूं, और KP अपॉन R³ क्या है? निरक्ष। तो E एट अक्ष बराबर हो गया 2 इंटू E एट निरक्ष। तो यदि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ ले कि यदि निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र का मान 4 न्यूटन पर कूलाम है, तो अक्षीय रेखा पर क्या होगा? आप लोग निकाल दोगे। E एट अक्ष बराबर 2 गुना 4 बराबर 8 न्यूटन पर कूलाम। और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, इसके 2 एप्लीकेशन आज भी रह गई, जिनको मैं कल के वीडियो में आपको शेयर करूंगा। तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।